नमस्कार, हरियाणा न्यूज के 100% चुनावी कार्यक्रम चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम चुनाव की बात में बात करते हैं। दिन भर की जो राजनीतिक गतिविधियां चली उसके बारे में बताते हैं कि किस तरह से राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपने अपने हिसाब से चुनावी समीकरण साधने का प्रयास कर रही हैं और उम्मीदवारों पर भी लगातार बीजेपी और कांग्रेस में मेगा मंथन चल रहा है। तो कौन से दल में कितनी तेजी देखने को मिल रही है उम्मीदवारों के मंथन को लेकर के, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और हरियाणा में क्योंकि चुनाव का जो शेड्यूल है उसमें भी बदलाव हुआ है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। और चुनाव की बात में सबसे पहले बात करते हैं वोटिंग की बदली गई तारीख को लेकर के। चुनाव आयोग ने हरियाणा के विधानसभा चुनावों की तारीख को बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी और इनेलो की तरफ से मांग की गई थी। बिश्नोई समाज की तरफ से भी एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा गया था और अब हरियाणा की सभी सीटों पर मतदान की तारीख बदलने का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से इन्हीं जो मांग की गई, जो पत्र लिखे गए थे बीजेपी, इनेलो और बिश्नोई समाज की तरफ से, उसी के आधार पर हरियाणा में चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। 5 अक्टूबर को मतदान होगा, वहीं मतगणना 8 तारीख को होगी। पहले 1 अक्टूबर को मतदान होना था, अब इसे बदल करके 5 अक्टूबर कर दिया गया है, यानी कि 5 अक्टूबर को प्रदेश में वोटिंग होगी। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी अब मतगणना 8 तारीख को ही होगी। हरियाणा के साथ मतदान का दिन जम्मू कश्मीर में नहीं बदला गया है। वहां पर पहले की तरह जो पहले शेड्यूल जारी किया गया है उसी के आधार पर 3 चरणों में वोटिंग वहां पर होगी। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 18 सितंबर से मतदान होगा और मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को और दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को, तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। तो वहीं हरियाणा में तारीख में बदलाव किया गया है। जो पहले 1 तारीख को वोटिंग होनी थी, 1 अक्टूबर को जो वोटिंग होनी थी, वो अब 5 तारीख को होगी। और चलिए पूरा का पूरा शेड्यूल क्या कुछ रहने वाला है चुनाव का हरियाणा में, वो आपको बता देते हैं। क्योंकि जिस तरह से चुनाव के लिए हरियाणा में वोटिंग की डेट बदलने का फैसला लिया गया है। पहले 1 तारीख को वोटिंग निर्धारित की गई थी, तो वहीं अब उसमें बदलाव किया गया है। अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी प्रदेश में। और अगर मतगणना की बात करें तो मतगणना को लेकर के पहले 4 अक्टूबर मतगणना के लिए दिन तय किया गया था, लेकिन अब 8 तारीख को मतगणना प्रदेश में होगी। और वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो नया शेड्यूल है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। गैजेट नोटिफिकेशन 5 सितंबर को, यानी कि नामांकन की शुरुआत 5 सितंबर से हो जाएगी। वहीं नामांकन की आखिरी तारीख की अगर बात करें तो 12 तारीख, और नामांकन पत्रों की पड़ताल होगी 13 सितंबर को। तो वहीं नाम वापसी की आखिरी तारीख 16 सितंबर को है। मतदान 5 अक्टूबर और रिजल्ट 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के नया शेड्यूल जारी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। उसके बारे में हमने आपको बताया कि गैजेट नोटिफिकेशन पहले की तरह ही 5 सितंबर, यानी कि नामांकन की शुरुआत 5 सितंबर से हो जाएगी। जो भी उम्मीदवार रहने वाले हैं चुनाव के, वो 5 तारीख से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 12 तारीख तक ये उनके पास समय होगा नामांकन दाखिल करने का। और नामांकन पत्रों की पड़ताल 13 सितंबर को होगी। और वहीं अगर बात करें वोटिंग की और पड़ताल की, तो वोटिंग होगी 5 तारीख को और चुनाव का परिणाम सामने आएगा 8 तारीख को। यह पूरा का पूरा शेड्यूल। और क्यों बदली गई है चुनाव की तारीख, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। क्योंकि चुनाव की तारीख बदलने की मांग की गई थी बिश्नोई समाज की तरफ से भी। हरियाणा से बिश्नोई समाज के हजारों परिवार एक मेले में शामिल होने के लिए राजस्थान पहुंचते हैं और वहां पर धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। 1 अक्टूबर को बिश्नोई समाज के हजारों लोग मतदान नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजस्थान चले जाते। तो ऐसे में वोटिंग की डेट बदलने का फैसला लिया गया है ताकि चुनाव ज्यादा प्रभावित ना हो। मतदान में 15 से 20% की कमी होने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही थी और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। राजनीतिक दलों और बिश्नोई समाज ने तारीख बदलने की मांग की थी, न सिर्फ बिश्नोई समाज के लिए बल्कि और भी कई सारी बातें जो है वो सामने आ रही थी कि उन दिनों में कई दिनों की छुट्टियां रहने वाली हैं। तो ऐसे में कुछ लोग अपने परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए कहीं दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। इस तरह की भी
तर्क जो है वो बीजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से दिए गए थे। उन्हीं तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है, हरियाणा में चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया। तो चुनाव की बात में बात हो रही है, चुनाव की तारीख को लेकर के, वोटिंग की तारीख को लेकर के। हरियाणा विधानसभा चुनाव की संशोधित तारीखों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों में बदलाव के लिए मैं चुनाव आयोग का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। वहीं इस दौरान मोहनलाल बड़ोली ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। ये जो 1 अक्टूबर को मतदान को लेके जो मैंने अपने पत्र के माध्यम से निर्वाचन आयोग को अवगत करवाया, और निर्वाचन आयोग ने जो तिथि में बदलाव किया है, 5 अक्टूबर को मतदान रहेगा और 8 अक्टूबर को मतगणना रहेगी, इसके लिए मैं निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की दुश्मन रही है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास ना करने वाली पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस प्रकार की सोच नहीं रखी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान का प्रयोग करें, और कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म करते हुए देश में इमरजेंसी तक लगाने का काम किया है, और यही कांग्रेस पार्टी की सोच है, यही उसकी मंशा है। उसी भाव को उन्होंने प्रकट किया है, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पार्टी है। इसीलिए मैंने अपने विचार को प्रकट किया, और निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है, ये देश हित में लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। और चुनाव के बाद में बात करते हैं सीएम नायब सैनी की सीट को लेकर के, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट भले ही अभी तक जारी नहीं हुई हो, लेकिन टिकटों को लेकर के कयास जारी हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं अलग अलग तरह की। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट को लेकर के हो रही है। नायब सैनी की सीट को लेकर के हरियाणा बीजेपी के 2 बड़े नेता, सीएम नायब सैनी खुद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, इन दोनों के बयानों में भारी कंफ्यूजन नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जहां सुबह ये बात कहते हुए नजर आए शुक्रवार के दिन कि लाडवा से सीएम नायब सैनी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, तो वहीं शाम तक सीएम ये कहते हुए नजर आए कि वो करनाल से चुनाव लड़ेंगे। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट आप देखिए। सीएम नायब सैनी कहां से चुनाव लड़ेंगे? प्रदेश के सियासी गलियारों में ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पूर्व सीएम मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में नायब सैनी करनाल से विधायक चुने गए, लेकिन इस चुनाव में उनके लाडवा से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। इस चर्चा को बल तब मिला जब शुक्रवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने इस पर मोहर लगाते हुए आधिकारिक बयान दिया। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये चर्चा कंफ्यूजन में तब बदल गई जब कुछ घंटे बाद ही सीएम सैनी करनाल पहुंचे और यहां एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने करनाल से दावा ठोक दिया और लाडवा के बात को शुरुआत में नकारते हुए भी नजर आए। हालांकि बाद में प्रदेश अध्यक्ष को खुद से ज्यादा जानकारी होने की बात भी सीएम ने कही है। लाडवा जा रहे हैं सर, आप लाडवा से नहीं, किसने कहा? ये मोहनलाल बड़ोली ने कहा आज शाम को नहीं कहा, दिल्ली में नहीं मेरा बाइट है सर। क्या है? बोल जी आपके प्रदेश अध्यक्ष से। देखिए, वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष है, उसको जानकारी मेरे से ज्यादा है। करनाल से भी मैं ही लड़ूंगा चुनाव, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? लग रहा है कि अनाथ ना हो जाए, करनाल नहीं, करनाल से मैं ही लड़ूंगा चुनाव, किसने कहा है? इन दोनों बयानों को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए, लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि सीएम आखिरकार कहां से चुनाव लड़ेंगे, और सवाल बीजेपी नेताओं के आपसी सामंजस्य को लेकर के भी उठने लगे। लेकिन इन दोनों नेताओं के बयान के बीच एक बयान सामने आया कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया का, जिसमें उन्होंने सीएम की लाडवा सीट को लेकर तंज कसते हुए ये कहा कि सीएम अभी और भी सीट बदल सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी सीएम की सीट बदले जाने की चर्चाओं पर तंज कसा है कि मुख्यमंत्री के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है, वो अपने बूथ से भी हारे, अपने गांव से भी हारे, विधानसभा से हारे, पार्लियामेंट से हारे, तो पूरी तरह से उनकी जमीन खिसकी हुई है
वो जगह जगह पलायन कर रहे हैं, कभी करनाल की, कभी लाडवा की, और वो आगे कहाँ जाएंगे कुछ नहीं कह सकते। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली साहब ने कहा है, और प्रदेश अध्यक्ष इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो कि मौजूदा विधायक भी है राई से। वो तो कई घोषणाएं करते रहते हैं, तारीख 1 तारीख को चुनाव होगा, 7 तारीख को होगा, हम एक्सटेंशन मांग रहे हैं। ये अभी 4-5 बार तो ये अपने लोकेशंस बदल चुके हैं, 2-3 दिन और इंतजार करो, लाडवा भी बदल जाएगा। हालांकि चर्चाएं अभी भी यही हैं कि सीएम लाडवा से ही चुनाव लड़ सकते हैं, और इसके लिए कुछ बड़ी बातें जिनका जिक्र किया जा रहा है। आखिर क्यों लाडवा सीट को सीएम नायब सैनी के लिए चुना गया है, वो भी आपको बता देते हैं। लाडवा सीट को सीएम नायब सैनी के लिए सेफ माना जा रहा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत लाडवा क्षेत्र आता है। कुरुक्षेत्र से पहले सांसद भी रह चुके हैं सीएम नायब सैनी। लाडवा सीट पर सैनी समाज के वोट बैंक का अच्छा असर है। सीएम सैनी को इस सीट पर काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लाडवा से बीजेपी को लीड मिली। बीजेपी उम्मीदवार को लाडवा में 8,750 वोटों की बढ़त मिली। तो वहीं करनाल में साल 2014 के बाद से 3 बार चुनाव हुए, 2 बार आम चुनाव और 1 बार उपचुनाव। तीनों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिली है। साल 2014 और 2019 में पूर्व सीएम मनोहर लाल को यहां से जीत मिली, और उपचुनाव हाल ही में लोकसभा चुनाव के साथ हुए हैं। सीएम सैनी ही यहां से उम्मीदवार थे। 53,000 से ज्यादा की लीड के साथ उपचुनाव में सीएम ने इस सीट पर जीत दर्ज की। हालांकि ये फैसला सीएम सैनी को लेना है, भारतीय जनता पार्टी को लेना है कि सीएम नायब सैनी कहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन करनाल और लाडवा दोनों ही विधानसभा क्षेत्र सीएम सैनी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ऐसे में अब इंतजार है बीजेपी की आधिकारिक सूची का, जिससे ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार सीएम नायब सैनी कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और सीएम नायब सैनी के बयानों में भारी विरोधाभास है, और इसीलिए दोनों के बयानों में जो कंफ्यूजन नजर आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि अभी एक बार फिर से लाडवा और करनाल पर सस्पेंस बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सीएम की सीट को लेकर के एक बार फिर से पूरी तरह से सस्पेंस बन गया है, क्योंकि लाडवा और करनाल सीट पर दिए गए बयानों के बाद सीएम नायब सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली अब क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। लाडवा से लड़ेंगे, आपने शाम को कहा मैं नहीं, उन्होंने, मैंने पूछा है आज से भी लड़ेंगे। नहीं, देखिए 1 मिनट, मैंने उनको बात हुई है मेरी, क्योंकि मेरे को जब करनाल में क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं भी व्यस्त था, मैं टीवी पे नहीं देख पाया था डिबेट, ना मेरे को पता चला। मेरे को शाम को जब पत्रकार भाइयों ने पूछा तब मुझे पता चला। फिर मेरी बात हुई है उनसे, मैंने कहा कि कोई ऐसी स्टेटमेंट आई है। वो कहने लगा कि नहीं, मेरी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि मैं एक मिनट वो मैं बता रहा हूँ। वो कह रहे कि मैंने ये शब्द कहे थे कि आपने तो पहले ही चला रखा है, ये आपके पास कहाँ से जानकारी आई है भी ये चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। ये बात भी उन्होंने कहा कि आपने पहले चला रखा है, और मैंने भी ये बात, मैंने करनाल के अंदर ये बात की। मैं वहां का विधायक हूँ करनाल का, अरे मैं वहां का विधायक हूँ सर, मैं विधायक हूँ। अभी तो हरियाणा प्रदेश की 90 सीटों के ऊपर नायब सिंह जी चुनाव लड़ेगा। कमल का फूल है, और जब तक प्रत्याशी नहीं आते तब तक कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। जिस दिन हमारी लिस्टें, टिकटें डिक्लेयर हो जाएंगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको डिक्लेयर करेगा, उस दिन हमारे प्रत्याशी और उनके लिए मैं वहां जाकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद मैं लेने का काम कर भी रहा हूं, आगे भी करूंगा। चुनाव समिति की बैठक में जब हम बाहर निकले, उससे पहले टीवी पे आपने गैस के द्वारा, आपने विशेष सूत्रों के द्वारा से जो खबर चलाई हुई थी, हम उसी पर चर्चा कर रहे थे कि ये सूत्र और ये खबरें, और उसी के माध्यम से जब पत्रकार ने मेरे से सवाल किया तब मैंने यही जवाब दिया था कि हम तो टीवी पर देख रहे हैं कि नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, और ये पीछे सूत्र लिख देते हो। मैंने उसी बात को कहा था
और क्योंकि टिकटों का फैसला कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। उससे पहले उसके बारे में कोई बोल भी नहीं सकता। उसके बारे में बोलने चुनाव के बाद में बात करते हैं बीजेपी में टिकट कटने को लेकर के। बीजेपी में टिकट कटने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने एक बार फिर से यह कहा है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राय विधानसभा में भी मैं वही बात दोहरा रहा हूं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा कौन उम्मीदवार होगा। उससे पहले हमें पता ही नहीं होता कि उम्मीदवार कौन है। 41 विधायक हमारे अब वर्तमान में, तो एक विधायक तो जो चुनाव नहीं लड़ेगा वो आपके सामने बैठा है। तो कुछ विधायक हो सकता है चुनाव ना लड़े और कुछ। चुनाव की बाद में बात करते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स की। हरियाणा प्रदेश देश के छोटे राज्यों में आता है, लेकिन यहाँ की राजनीति कई बार देश की राजनीति की दिशा बदलने का भी काम करती है। और हरियाणा में भी अलग अलग क्षेत्रों का अपना अपना असर है। इसमें सबसे ज्यादा अगर निर्णायक भूमिका किसी क्षेत्र की रहती है तो वो है अहिरवाल क्षेत्र। और अहिरवाल क्षेत्र में सबसे हैवीवेट नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत को लेकर के बीजेपी में एक बार फिर से टेंशन कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार अगर सरकार बनानी है तो राव इंद्रजीत को नाराज नहीं किया जा सकता। और अगर राव को खुश किया गया तो कई क्षेत्रीय नेताओं की नाराजगी का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है। तो ऐसे में बीजेपी की क्यों बढ़ी हुई है टेंशन, इस रिपोर्ट में आप देखिए। प्रदेश में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस, कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन जिस अहिरवाल क्षेत्र के दम पर बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने का दम भर रही है, उसी अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है और ये परेशानी बढ़ा रहे हैं सांसद राव इंद्रजीत सिंह। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई ऐसी सीटें हैं जहां इस बार राव इंद्रजीत झुकने के मूड में नहीं है और कई सीटों पर अपने चहेतों को टिकट दिलवाने के लिए राव इंद्रजीत अड़ गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह के दावे को लेकर सूत्रों का कहना है 5 विधानसभा सीटों पर टिकट को लेकर अड़े हैं, अपने चहेतों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। रेवाड़ी, कोसली, पटौदी, बावल और अटेली की टिकट पर राव इंद्रजीत सिंह अड़े हैं। अहिरवाल बेल्ट के बीजेपी विधायकों की टिकट पर तलवार लटकी है। सीताराम यादव, लक्ष्मण यादव, सत्य प्रकाश जरावता की टिकट कट सकती है। माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह जहां अपनी बेटी को पहले ही चुनाव लड़ाने का ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं बीजेपी हाईकमान भी आरती राव को टिकट देने के लिए इस बार राजी है। लेकिन आरती राव के अलावा भी करीब 5 से 6 सीटों पर राव इंद्रजीत फ्री हैंड चाहते हैं और बीजेपी ने अगर ऐसा किया तो कई विधायकों की टिकट काटनी पड़ेगी, जिससे विधायक नाराज होकर पार्टी उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी धर्म संकट में फंस गई है। राव को मनाए या अन्य नेताओं का साथ ले, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह का क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है और कैबिनेट मंत्री न बनाए जाने को लेकर पहले ही वो अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद टिकटों के बंटवारे को लेकर पहले ही अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स के संकेत भी दे चुके हैं। हमारी पार्टी भारत के अंदर सत्तासीन हो गई, ये हम सभी को खुशी है और ये उम्मीद है कि सन 47 के अंदर हम एक विकसित देश बनेंगे। लेकिन जो उम्मीद सन 14 के अंदर हरियाणा के लोगों ने ली थी, जो उम्मीद 19 के चुनाव के अंदर थोड़ी कम हो गई, जब 90 से हमारे को सिर्फ 40 एमएलए बन पाए, ये उम्मीद हमने बरकरार अगर रखनी है तो चौधरी धर्मवीर दुरुस्त कह रहे थे कि हमारे को अच्छे आदमियों को टिकट दिलवानी पड़ेगी। हमारी जिम्मेवारी, मेरी है, एमपी धर्मवीर की है कि हम अच्छे लोगों को टिकट दिलवाएं, अपनी पार्टी से अनुरोध करें। मैं तो उस उच्च कमेटी के अंदर भी बैठता हूं जहां टिकटों के फैसले होते हैं। हमारी यह जिम्मेवारी है कि अच्छे आदमियों को टिकट दिलवाएं। आपकी जिम्मेवारी है कि आप अच्छे आदमी को अपना मत दें। बहरहाल देखना होगा जो सूत्रों से जानकारी मिली है, क्या उसी के मुताबिक राव इंद्रजीत इस मामले में भारी पड़ेंगे। जिन सीटों को लेकर वो अड़ गए हैं,
क्या उन सीटों पर बीजेपी उन्हें फ्री हैंड देगी या नहीं, ये तो लिस्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और पिछले कई दिनों से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी लगातार मंथन कर रही है उम्मीदवारों को लेकर के। चुनाव की बात में बात कांग्रेस की ही कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी लगातार उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है। वहीं शनिवार को भी चौथे दिन की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में भी ये बताया कि 2 या 3 सितंबर को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों की लिस्ट पर अंतिम मोहर लगेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सीईसी की बैठक से पहले स्क्रीनिंग कमेटी का और मंथन चलता रहेगा। आज जो है जैसे कल फर्स्ट राउंड ऑफ द सिलेक्शन का जो पूरा जो पैनल बनाने का जो पहला राउंड समाप्त हुआ था, आज उसका रिव्यू हाथ में लिया गया सेकंड राउंड में। और हर जो है हल्के के लिए जो सूची बनी हुई है उसका निरीक्षण करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जो है ऑलमोस्ट 45% काम हम लोगों ने खत्म कर दिया है। स्क्रीनिंग कमेटी खत्म है, काम चालू है, कल भी होगा, परसों भी होगा। थोड़ा हमारा जो प्रोसेस होता है समय के पर आधारित होता है, फीडबैक पर आधारित होता है, कुछ ना कुछ जो घटनाक्रम बनता है उसके पर आधारित होता है। तो हम भी, मैंने पहले भी बताया था कि हम कोई जल्दी में नहीं है कि जल्दी फौरन डिसीजन कर लो और फौरन जाके अपना पर्चा भर दो। सीईसी कब होगी सर? सीईसी कब होगी? 2 तारीख को ही होगी? सीईसी 2 तारीख को होगी या 3 तारीख को होगी। 90 सीटों को लेकर के पैनल बन गया था, आपने कहा था वापस 90 सीटों पर पैनल नहीं बनी, उसका प्रिलिमिनरी डिसीजन में जो हमने डिसीजन किया था उसका रिव्यू हो सकता है। ये 2 दिन के दरमियान और भी फीडबैक आया तो उसका संज्ञान लिया जाता है। चर्चा तो 90 हो चुकी है। 35-40 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर जो पीसी में आपने क्या कहा था, सुनाई नहीं दिया सर। नायब सिंह जो कह रहे हैं कि कांग्रेस में इसके पर जुल्म होगा, उसके पर जुल्म होगा, उसकी खुद की पार्टी में जो कर रही है पूरे देश के लोगों को कर रही है, उसका संज्ञान नहीं है। और वो कांग्रेस की फिक्र के इसके पर, तो कई बार वो मैं महसूस करता है कि जो छोटे बच्चे जो बात करते हैं ना, उसी प्रकार की कोई बात है। और चुनाव की बात में बात करते हैं पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली की। देवेंद्र बबली की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि अब कांग्रेस से निराशा हाथ लगने के बाद देवेंद्र बबली बीजेपी की ओर रुख करने की सोच रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। घर के रहे ना घाट के रहे देवेंद्र बबली। टिकट के चलते पहले कांग्रेस से निराशा हाथ लगी। राजनीतिक दलों तो सरपंच भी अल्टीमेटम दे चुके हैं कि अगर किसी ने भी अपनी पार्टी से टिकट दिया देवेंद्र बबली को तो वो पूरे प्रदेश भर में उनका विरोध करेंगे। बबली को टिकट देने वाली पार्टी का विरोध करने का ऐलान सरपंच कर चुके हैं। तो अब बीजेपी से टिकट की तलाश में है देवेंद्र बबली। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई। टोहाना से बीजेपी की टिकट के प्रयास में जुटे हुए देवेंद्र बबली। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले लगातार केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते रहे और अब भी ऐसा ही माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सैनी से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं देवेंद्र बबली। कांग्रेस से पहले ही निराशा हाथ लग चुकी है। 2014 में बबली ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और हार गए थे। तो 2019 में बबली कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन टिकट नहीं मिल पाई थी और टिकट के चक्कर में ही 2019 में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर बबली नाराज हुए और उन्होंने जेजेपी का दामन थामा। 2019 में बबली ने बीजेपी के सुभाष बराला को हराया था और बीजेपी जेजेपी सरकार में जेजेपी कोटे से मंत्री रहे हैं, पंचायत मंत्री रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले बबली ने जेजेपी का साथ छोड़ दिया। चलिए, चुनाव की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।